का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोपराइटर। आप क्लास 11 में ये सीखोगे कि जो सोल प्रोपराइटर्स होते हैं जब वो बिजनेस करते हैं तो साल के एंड में वो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी इंटरप्रेट द रिजल्ट्स होता है ना। दो तरीके का स्टेटमेंट बनता है, एक जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन दिखाता है और एक जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। फाइनेंशियल पोजीशन दिखाने के लिए एक बैलेंस शीट बनता है जिसके दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज लिखे जाते हैं और राइट साइड पे एसेट्स लिखे जाते हैं, और इसका जो फाइनल वैल्यू होता है, जो टोटल होता है, वो मैच करता है। प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए यहाँ पे हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसके दो अलग हिस्से होते हैं, या ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ दो अलग अकाउंट बनते हैं। होता है एक्चुअल में एक ही है, पर उसके दो हिस्से में बनाए जाते हैं। एक का नाम होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके नीचे जो बनता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साथ भी बन सकता है, एक साथ बनता है तो उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। जहां पे डेबिट साइड पे अपने एक्सपेंसेस दिखाते हैं और क्रेडिट साइड पे हम अपने इनकम्स दिखाते हैं। और यहाँ पे जो फाइनल फिगर आता है, यहाँ पे मैच नहीं करते हैं, यहाँ पे एक फाइनल फिगर आता है। अगर अपना इनकम साइड ग्रेटर हो कंपेयर टू द एक्सपेंसेस साइड तो प्रॉफिट आएगा, और अगर गलती से अपना डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड ग्रेटर हो जाए अपने क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड से तो लॉस आएगा। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे ये दो अकाउंट और ये एक बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट होता है इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो साथ में भी सीख सकते हैं, एक साथ में सीख सकते हैं तीनों को बनाना, या अलग से भी सीख सकते हैं कि एक दिन पूरे ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट कर लें और एक दिन पूरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कंप्लीट कर लें, इस तरीके से। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या करना बेटर रहेगा? क्योंकि एक साथ करोगे तो ज्यादा चीज याद रखना होगा। आप तो लोग वन एट अ टाइम। वन एट अ टाइम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं। नंबर वन, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें अपने को लेनी पड़ती हैं वो हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से, क्योंकि ये लेजर है, लेजर का फॉर्मेट आपको पता ही है। बट यहाँ पे हम लोग डेट और फोलियो कॉलम नहीं बनाने से चलता है। जैसे मशीन अकाउंट में बना रहे थे, आपको याद होगा मशीन अकाउंट में बना रहे थे, यहाँ पे नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कॉलम दिखा दो तो चलेगा। बुक्स ऑफ प्रोपराइटर का नाम लिख दीजिए, क्या बना रहे हैं वो लिख लीजिए, और ये कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं। जनरली ये अप्रैल से शुरू होता है किसी साल के, और मार्च में जाके खत्म होता है, एक साल जो होता है। तो ये पूरे साल का हिसाब दिखाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग जो भी डेट रहेगा, यहाँ पे मेरे एग्जांपल के हिसाब से 31 मार्च 2017 को ईयर एंड हो रहा है, तो पूरे साल का हिसाब है यहाँ पे। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स ऑफ क्रेडिट साइड, अमाउंट कॉलम। तो बेसिकली इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाते हैं बेसिकली कि हमने जो साल भर में गुड्स मैन्युफैक्चर किए या परचेज किए उनको सेल करके हमने कितने का प्रॉफिट कमाया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम ये देखते हैं कि हमने साल भर में जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए, खुद से बनाए या परचेज करके हमने सेल किया हो, तो उसमें हमने कितना का प्रॉफिट कमाया। लेकिन जो ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट तभी सही कैलकुलेशन हो सकता है जब आप उसमें अपने एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट कर लो।
यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट करेंगे इस अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ, कोई गेस करना चाहेगा? यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे टू गेट द नेट प्रॉफिट। हम यहाँ पे अपने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्सट्रैक्ट करेंगे। बताइए क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या लगता है आप लोगों को? एनीवन वुड लाइक टू? जो मेरा गुड्स पे लगा, तो जो गुड्स में जो जो पर्टिकुलर गुड्स हम लोग खरीदा और बेचा है उस पे जो एक्सपेंस किया होगा उसको शायद बोलता है। expense towards goods we are manufacturing. करेक्ट, करेक्ट। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए होते हैं, जो आपके परचेजेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड होते हैं, तो इन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। अगर आपके सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर आपके गुड्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंसेस होंगे वो यहाँ पे नहीं आएंगे। आपके ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, दुकान से रिलेटेड तो नहीं आएंगे। यहाँ पे आपके फैक्ट्री से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो जरूर आएंगे। आपके गुड्स को परचेज करने में या बनाने में या फैक्ट्री को चलाने में जो खर्च है सिर्फ वो यहाँ पे माइनस होगा। उसके अलावा भी जो खर्चे होते हैं जैसे सेल करने का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑफिस जो दुकान है उसको चलाने का खर्चा, वो यहाँ पे नहीं जाते हैं। फिर ये कहाँ पे जाते हैं? इसके लिए ही तो ये नीचे का पोर्शन बनता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। दोनों को डिफरेंस किस बेसिस पे, मैंने बोला क्या एक ही अकाउंट है दो टुकड़े में बांटा गया है, इसको डिफरेंशिएट करने का क्या बेसिस होता है? ये ऊपर वाले में हम डायरेक्ट आइटम्स दिखाते हैं और नीचे वाले में हम इनडायरेक्ट आइटम्स को दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? इज ओके? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? नो सर। आप ना इस अकाउंट को एक तरीके से स्टॉक अकाउंट भी मान सकते हो। देखो मैं बात को समझना, कभी कभी क्या होता है टीचर ना ज्यादा देने की कोशिश में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसको एक बार स्टॉक अकाउंट भी सोच सकते हो। कैसे? मानो मेरे पास शुरुआत में, इस साल के शुरुआत में मेरे पास 10 यूनिट्स सामान के पड़े हुए थे अनसोल्ड। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल भर में मैंने सिर्फ 200 यूनिट्स परचेज किए। तो इसका क्या मतलब होता है, मेरे पास कितने यूनिट्स थे? नॉट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे यूनिट्स मेरे हाथ पे नहीं थे, बट ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल थे जो मैं सेल कर सकता था? बताइए। एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? मैं रिपीट करूं? मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास स्टार्टिंग में इस साल के शुरुआत में 10 यूनिट सामान मेरे पास पहले से अनसोल्ड था और ड्यूरिंग द ईयर मैंने 200 यूनिट और खरीदा। तो ड्यूरिंग द ईयर किसी एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं, पूरे साल भर में मेरे पास कितना गुड्स अवेलेबल था जो कि मैं कस्टमर्स को ऑफर कर सकता था, सेल कर सकता था? 210 units. 210 110 210 यूनिट्स मेरे पास अवेलेबल थे, जिसमें से मैं सिर्फ 180 यूनिट्स ही बेच पाया। तो उसके बाद क्या होगा? 30 30 क्या होगा? बाकी रहे। बाकी रह जाएगा, करेंट ईयर में मेरे पास में बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे हम उसी चीज को दिखाते हैं। हम ये दिखाते हैं कि शुरुआत में हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक था, कितने रुपए का, यूनिट्स में नहीं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 1 अकाउंटिंग का, वी डोंट रिकॉर्ड एनीथिंग इन यूनिट्स बट इन मनी। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने रुपए का स्टॉक था? सिंप्लिसिटी के लिए स्टॉक को 100 रुपीज समझ लो। हमारे पास 1000 रुपए का स्टॉक था और फिर हमने कितने का स्टॉक परचेज किया? कितने का स्टॉक हमने परचेज किया? 20,000 20,000 इंटू 100 रुपीज कर लिया।
इसमें से हमने 180 यूनिट्स बेचे, तो ऑब्वियसली 100 करके नहीं बेचा होगा। मान लेते हैं 50% प्रॉफिट पे बेचा, 50% प्रॉफिट यानी 150 रुपए। तो हमने कितने में बेचा? 27,000। क्या ये इसी साइड में लिखे या ऑपोजिट साइड में लिखना चाहिए हमें? और ऑपोजिट बाय सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 20 कितना 7,000। यस सर। और फिर हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास 30 यूनिट बच गया। क्या 30 यूनिट इंटू 100 शो करेंगे या इंटू 150? So 100. 100। ये कौन से साइड में शो करेंगे? सर क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक 3000। देखो, तो ये एक तरह के स्टॉक का भी आपको अकाउंट बन रहा है, जहां पे हम दिखा रहे थे कि हमारे पास पहले से 10 यूनिट्स थे, फिर हमने 200 यूनिट्स और खरीदा, तो हमारे पास 210 यूनिट हो गया, जिसमें से हमने 180 यूनिट्स अगर सेल कर दिया तो 30 यूनिट्स अभी भी अपने पास है। ठीक है। सर अगर प्रॉफिट होगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लाइक जो परचेसेस में जितना भी प्रॉफिट आया था तो उसका जो भी आया तो बाय सेल्स करके उस तरफ लिख देंगे। हाँ जी बेटा, ये तो अगर वो मतलब लॉस होता तो परचेसेस के नीचे हम लोग माइनस कर देते। आपको वैसा नहीं आएगा, आपको तो डायरेक्ट ये फिगर्स दिया रहेगा। आप पिछला चैप्टर ट्रायल बैलेंस याद करो, क्या होता था? परचेजेस एक अलग फिगर होता था ना आपके पास ट्रायल बैलेंस में, और सेल्स हाँ अलग सर। फिगर होता है। आपको प्लस माइनस नहीं करना, ये तो मैं समझा रहा हूँ बोल के ऐसा हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ये सब तो आप ट्रायल बैलेंस से लिखोगे। तो ये हमने लिख लिया, ये हर क्वेश्चन में रहेगा, ये 4 आइटम हर क्वेश्चन में रहेगा। इसका सीक्वेंस इसको हम ऐसे ही रखते हैं, चेंज नहीं करते इसको। अब मेरे को बताओ, अगर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने ट्रायल बैलेंस में देखा है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी रहता है। क्या सर करना? माइनस कर देते। माइनस कर दें? तो माइनस सर लेस। रिटर्न आउटवर्ड, तो फिर ये अमाउंट को इनर कॉलम में दिखाना अच्छा रहेगा, यूं माइनस रिटर्न आउटवर्ड, जो भी रिटर्न आउटवर्ड रहेगा, और इधर माइनस रिटर्न इनवर्ड, जो कुछ भी अमाउंट ऑफ रिटर्न इनवर्ड रहेगा उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये जो 4 आइटम है ये हर क्वेश्चन में रहेगा ही, और उसका यही सीक्वेंस रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होने से अभी पूछ लो आप। तो माइनस करेंगे तो दिखाना है या फिर ऐसे ही माइनस बिल्कुल करके लिख दिखाना देंगे? है, ऐसे दिखाना है। इनफैक्ट जैसे मैंने तो पर्टिकुलर्स कॉलम में ही शो कर दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको बोलेंगे, आपके सब्जेक्ट टीचर्स, कि आप एक और यहाँ पे कॉलम बना दो और उसमें दिखाओ। मैं जैसे बोलता हूँ पर्टिकुलर्स कॉलम में ही शो करने से चलेगा, बट शो तो आपको करना ही पड़ेगा। सर जैसे हम लोग माइनस क्योंकि हम लोग ये क्यों नहीं लिख दिया टू सेल्स रिटर्न अकाउंट लिख और सकते बाय हो, परचेजेस? लिख सकते हो, आपको आंसर तो सेम ही मिलेगा। हम ये माइनस इसलिए करते हैं कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर देखो हमने 27,000 का सेल किया और 2,000 का सामान वापस आ गया, तो मेरा नेट सेल्स तो 25,000 ही हुआ ना। यस सर। अगर आप ऑपोजिट साइड में भी लिखोगे, बट जो जानकार लोग हैं जिनको नॉलेज है वो तो जानेंगे ना कि अरे इसका मतलब फाइनल सेल तो आपका 25,000 ही हुआ, 2,000 का सामान तो वापस आ गया। इसलिए हम माइनस करके दिखाते हैं, नेट दिखाने के लिए। ओके सर। ठीक है, ये करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, अब हम यहाँ पे हम सिर्फ डायरेक्ट आइटम्स को दिखाते हैं ऊपर वाले अकाउंट में। डायरेक्ट आइटम्स, हमारा क्या कोई और डायरेक्ट इनकम होता है बिजनेस का? क्या सेल्स ऑफ गुड्स के अलावा कोई और डायरेक्ट इनकम होता है? क्या लगता है? गेन को इनकम मिलेंगे क्या सर? सॉरी, गेन को इनकम मिलेंगे। गेन इनकम में लेते हैं, बट हमें ये यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इनकम्स लेने हैं। तो बताइए, डायरेक्ट
नहीं कमीशन सर, एक बिजनेस के लिए वो डायरेक्ट यानी मेन इनकम होना चाहिए, नॉट इंसिडेंटल और एक्स्ट्रा इनकम। सर सिर्फ सेल्स ही है। तो सिर्फ सेल्स ही है, तो इधर में और कुछ नहीं दिखाएंगे अभी हम, इधर में और कुछ नहीं दिखाएंगे। अब हम इधर में लिखेंगे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए? वो एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्शन, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फैक्ट्री के खर्चे यहाँ पे आएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आता है हमेशा एग्जाम्पल में, वेजेस। वेजेस कहाँ पे आप देते हो? फैक्ट्री पे देते हो या दुकान पे देते हो? फैक्ट्री। फैक्ट्री में। एक और आता है दिमाग में, इसके बाद ठीक करें, इसके बाद एक एग्जांपल आता है दिमाग में, कैरेज इनवर्ड। दो तरीके का कैरेज होता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। क्या डिफरेंस है दोनों में? ट्रायल बैलेंस चैप्टर में मैंने बताया था आप लोगों को। तो गुड खरीदते समय जो हम लोग जो होता है कैरेज जो लगता है, मतलब जो कार्टेज का वो लगता है उसका हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। जो गुड्स और खरीदने जब के बेचे समय समय लगा, तो कैरेज आउटवर्ड। और जब सेल कर रहे हैं तो सर कैरेज उल्टा आउटवर्ड। होगा ना सर? जब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो जो एक्सपेंस हम पे कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड, बिल्कुल सही। और जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तब जो एक्सपेंस होता है वो कैरेज आउटवर्ड। आप ये वर्ड से मत मैच करो, ये वर्ड से आप लॉजिक समझो। जब गुड्स हमारे तरफ आ रहे हैं, टुवर्ड्स अस, उस समय जो कैरेज, जो भाड़ा, जो फेयर आप पे कर रहे हो, व्हेन द गुड्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट इज फॉर परचेजेस। उसके लिए जो आप कैरेज दे रहे हो, दैट इज ब्रिंगिंग द गुड्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स यू। एंड कैरेज आउटवर्ड का क्या मीनिंग होएगा? कि गुड्स आपसे दूर जा रहे हैं, आउटवर्ड की तरफ जा रहे हैं सेल करने पे, तब जो आप कैरेज का खर्चा उठा रहे हो, दैट इज कैरेज आउटवर्ड ऑन सेल्स। इज इट ओके? तो ध्यान से बेटा, सिर्फ यहाँ पे कैरेज इनवर्ड दिखाना है, कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखाना है, ठीक है? सर तो कैरेज आउटवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा? नहीं बेटा, वो भी खर्चा है, वो इस जगह में जाएगा, वो इस पीएल अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड मैंने यहाँ दिखाया खर्च है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में गया। कैरेज आउटवर्ड भी खर्च है, लेकिन वो पीएल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि मैंने बोला कि अगर परचेजेस से रिलेटेड खर्च है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्च है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द एक्सपेंसेस। अगर खर्चे हैं परचेज, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड तो ऊपर, और अगर वो सेल्स से रिलेटेड है, अगर और भी अदर पॉइंट्स है अगर उनसे रिलेटेड है, तो फिर वो पीएल में जाएगा। ठीक है तहजीब? यस सर। ओके, नेक्स्ट। एक और जो बात मेरे दिमाग में आता है हमेशा, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे। जैसे कि फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, या फिर मान लो कोई भी अदर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेंट बोले तो नहीं चलेगा, सिर्फ रेंट नहीं, क्वेश्चन को स्पेसिफाई करना होगा कि फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का लाइटिंग है, या फैक्ट्री का वो एक्सपेंस है कुछ भी। तो अगर क्वेश्चन बता रहे कि वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, क्योंकि मैंने अभी अभी भी बोला और आज 3-4 बार मैंने बोल दिया, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे, मैंने अभी अभी भी बोला था, देखो, परचेज से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड। तो अगर वो बोल दे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस तो भी यहाँ पे आएगा। यहां तक आप लॉजिकली याद रख सकते हो, देखो इन सब पॉइंट्स को। इनके अलावा जो कुछ पॉइंट्स है वो आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। कुछ टर्म्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने कभी सुने नहीं है, तो आपको वो याद करने होंगे सुन के। जैसे कि ऑक्ट्रॉय बोलते हैं, OCTROY, ऑक्ट्रॉय है क्या इस बुक में? ऑक्ट्रॉय नहीं दिख रहा है मुझे। फिर इसके अलावा
इंपोर्ट ड्यूटी, क्योंकि फिर से इंपोर्ट ड्यूटी पे क्यों यहाँ सर इंपोर्ट यहाँ पे क्यों आ रहा है? इंपोर्ट मतलब गुड्स अपनी तरफ आ रहे हैं, हम मंगवा रहे हैं गुड्स, तो इंपोर्ट करने का ड्यूटी गुड्स लाने का, जैसे कैरेज के समय मैंने बताया था। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी, जो हम कस्टम डिपार्टमेंट को पेड करते हैं। ड्यूटी मतलब एक तरीके के चार्जेस होते हैं या टैक्सेस बोल सकते हो आप, वो यहाँ पे आते हैं। फिर डॉक एक्सपेंसेस, अगर आपके शिप से सामान आते हैं तो डॉक के जो चार्जेस होते हैं, और बहुत बार जब सामान आते हैं तो आपको क्लियर करवाने होते हैं, उनको छुड़वाना होता है, उसके लिए कुछ चार्जेस पेड करने होते हैं। सो डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस हो, अगर क्लियरिंग नॉट क्लीनिंग, हाँ क्लियरिंग चार्जेस, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है। सर डॉक क्लियरिंग वाला पॉइंट वापस से समझाएंगे? डॉक मतलब क्या होता है? शिपिंग जो होते हैं ना पोर्ट्स, वहां पे डॉक होता है। तो अगर आपने गुड्स मंगवाए हैं तो आपको कुछ डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस पेड करने होते हैं जब आप परचेज कर रहे हो गुड्स आउटसाइड द कंट्री से। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद कर लो, गैस, फ्यूल एंड कुछ ऐसे पावर, वाटर, ऐसे टाइप के एक्सपेंसेस अगर लिखे हो तो यहाँ पे आ जाएंगे। पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग जी बेटा, सर फिक्सचर एंड फिटिंग्स कहाँ पर आएगा? एसेट होता है बेटा। तो इसमें नहीं आएगा ना, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा फिर। एक्सपेंस नहीं बेटा, एसेट होता है वो। एसेट अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है। एसेट बोल रहा हूँ मैं, एसेट। ओ हाँ हाँ, सॉरी सर, ठीक है सर। ओके, तो एक और पॉइंट मैंने क्या बोला? गैस, फ्यूल एंड पावर, जो जैसे बहुत बड़ी होता है कि फैक्ट्री में भी कुछ चाहिए होता है आपको, गैस एंड पावर वगैरह चाहिए होते हैं, जिससे मशीन चलते हैं, जनरेटर्स चलते हैं, तो उसका खर्चा यहाँ आएगा। फिर ये सब आपको पिक करना होगा। कहाँ से आपको मिलेगा ये सब? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस से इन आइटम्स को हम पिक करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस का हर आइटम सिर्फ एक जगह ही जाएगा, कहीं पे भी। ये 3 जगह, देयर आर 3 प्लेसेस, 1 2 एंड 3। देखो 1 2 एंड 3 जो आप सीखोगे, हर कुछ एक ही जगह जाएगा, रिपीट नहीं होगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करते हैं। जनरली क्या होता है, प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इसलिए हम क्रेडिट साइड को पहले टोटल कर लेते हैं और फिर हम डेबिट साइड को टोटल कर लेते हैं। सपोज आपके क्रेडिट साइड का टोटल आया 72,000 और डेबिट साइड का टोटल आया 60,000, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा इसका? 12,000 एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं, सर 12,000 प्रॉफिट। 12,000 प्रॉफिट है, बट क्या ये फाइनल प्रॉफिट रहेगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट नहीं होगा ये, तो इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल प्रॉफिट। अभी इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स होने बाकी है। इसका नाम क्या है? सर इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगेगा ना? वो हाँ, अभी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होना बाकी है, इसलिए इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या ओनर को, प्रोपराइटर को ये 12,000 मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा? नो सर, अभी नहीं मिलेगा। अभी अभी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। So it will not be transferred to Jyoti in this example. Jyoti, it will be transferred in the PL account. It will be transferred to profit and loss account. Is that okay? Have you guys understood? यहाँ तक बोलिए। So what is octroi? ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है कुछ लोकल टैक्सेस। Okay. अभी तो ये सब तो हम सुनने को भी नहीं मिलता है, क्योंकि अभी सब जीएसटी वगैरह हो गया ना। अभी आपको शायद क्वेश्चन में मिल जाए, बट रियलिटी में सुनने को भी नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मेट डीके गोयल के बुक में आपको मिलेगा पेज नंबर 21.6 पे।
लिख लो कॉपी में, जब भी फॉर्मेट अगर आपको देखना पड़े यू कैन क्विकली जंप ओवर टू पेज नंबर 21.6। ठीक है, एक सम करें छोटा सा। यस सर। एक सम मैं दिखाता हूं आप लोगों को। पेज नंबर 21.34, क्वेश्चन नंबर 1, पेज 21.34। पहले मैं सम कर देता हूं फिर फॉर्मेट कंप्लीट करूंगा, ठीक है, क्योंकि फिर इसके बाद अलग से एक लिंक भी भेजना है आप लोगों को। तो पहले मैं आपको सम दिखाता हूं, फिर मैं फॉर्मेट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहला आइटम उन्होंने क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। बढ़िया बात, अगर नहीं देते तो आप स्पेस छोड़ देते। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखना पड़ेगा। कितने का है, 2,50,000। फिर क्या दिया है, परचेजेस। ज्यादातर क्वेश्चन में परचेजेस के साथ रिटर्न्स होगा ही, लिख के छोड़ दो। फिर क्या दिया, सेल्स। सेल्स कितने का, 18 लाख का। इसमें भी रिटर्न होने के फुल चांसेस रहेंगे। फिर इन्होंने क्या दिया अपने को, वेजेस। 2,06,000। कैरेज इनवर्ड 34,000। फिर दिया कैरेज आउटवर्ड, वो लूंगा क्या मैं। नहीं नहीं सर। सर। फिर दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस 2,48,000। अब राइट साइड में जाता हूं, परचेज रिटर्न्स 22,000 है, माइनस परचेज रिटर्न्स 22,000, 6,78,000। सेल्स रिटर्न 36,000 है, माइनस सेल्स रिटर्न 36,000, 17,64,000। Gas, fuel and power 75,000. Dock charges 8,000. Factory lighting 96,000. ऑफिस लाइटिंग लूंगा क्या यहाँ पे, नहीं सर। नहीं लेना है। फिर उसके नीचे बोला है, ये मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, तो नीचे क्योंकि आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक अलग से रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹6 लाख बाय क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख। पहले क्रेडिट साइड को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 23,64,000। अब डेबिट साइड को ऐड करना है, कितना आएगा डेबिट साइड में। कितना आएगा प्लीज ऐड करना। हाँ 15,95,000। 15,95,000। What is the difference? 9,69,000. 2364। 24,000. 69,000। So to 24 lakhs. कितना, 24,64,000। Yeah. अच्छा अच्छा, यहाँ पे 23 लाख है। ओके, माय बैड।
7,69,000. 7,69,000 is the difference. So we will get this is the gross profit. ब्रैकेट में लिख लूंगा transferred to profit and loss account. Total of both sides 23,64,000. Close it with a single line. Is it okay? आपको ये याद रखना है. सर एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में लेंगे या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट. आपके सेल्स को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टाइजमेंट होते हैं. यहाँ पे name of that firm is not given, so just you can write here books of ... books of ... trading account for the year ended 31st March 2020. Debit side, credit side, particulars, amount, just please make sure कि ये जो आप लाइन बनाते हो, ये जो आप लिखते हो यहाँ पे ट्रांसफर टू पीएल, इट शुड बी अबव दिस टोटल. ये टोटल के ऊपर होना चाहिए, टोटल के पास में मत लिख देना. समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट आ रहे हैं? Anyone finding anything difficult here? No, sir.